गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलो आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे जो आवेशन की विधियां हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर पढ़ी थी उनके ऊपर आधारित किसी न्यूमेरिकल की। देखिए अभी तक की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, एक बार मैं शॉर्ट में उसे रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो। देखिएगा, हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले स्टार्ट किया था हमने क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती क्या है, यानी स्थिर वैद्युतिकी कहते किसे है। तो हमने इसके अंदर पढ़ा कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेश तथा आवेश के गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है, स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर हमने देखा कि इसके अंदर जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की परिभाषा बनाई तो हमारे पास में एक नया शब्द आया जिसे हमने कहा आवेश यानी चार्ज। अब उसके बाद में जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन पढ़ी तो उसके बाद में हमने पढ़ा कि इसको आवेश को, कि आवेश होता क्या है। तो हमने देखा कि किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ का ऐसा भौतिक गुण जिसके कारण वस्तु आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल की उत्पत्ति करती है, या कहे कि विद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति करती है, तो उसे हमने क्या कहा, उस गुण को हमने क्या कहा, आवेश। उसके बाद में हमने पढ़ा आवेश के गुणधर्म। आवेश के हमने क्या पढ़े थे, गुणधर्म। अलग अलग प्रकार के हमने गुणधर्म पढ़े थे जिनमें मुख्य गुण क्या क्या थे। नंबर 1, कौन सा योग होता है आवेशों का सदैव, बीजगणितीय योग। नंबर 2, आवेश है वो निश्चरता के सिद्धांत का पालन करता है, यानी गति करने से आवेशित वस्तु के आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा, नंबर 3 था आवेश संरक्षण का गुण। कौन सा, आवेश संरक्षण, यानी किसी भी विलगित निकाय का संपूर्ण आवेश सदैव क्या रहता है, नियत रहता है, और इसी गुण को हमने कहा था आवेश संरक्षण का गुण। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 4 था आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत। आवेशों का क्वांटीकरण सिद्धांत बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं आवेशों का क्वांटीकरण का गुण। आवेशों के क्वांटीकरण गुण का गणितीय रूप लिखा था हमने Q बराबर +-n × E, यानी किसी भी वस्तु पर उत्पन्न कुल आवेश सदैव अपने एक न्यूनतम मान का सदैव क्या रहेगा, पूर्ण गुणज, और उस न्यूनतम मान को हमने कहा था आवेश का क्वांटा। इस न्यूनतम मान को हमने क्या कहा था, आवेश का क्वांटा। ये हमने आवेशों के गुणधर्म पढ़े। उम्मीद करता हूं शायद ये कड़ी बन रही है, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखिए, फिर हमने देखा कि आवेश क्या हो गया, आवेश के गुणधर्म क्या है, ये बातें तो हमने पढ़ ली, लेकिन समस्या ये आई कि किसी भी वस्तु में आवेश की उत्पत्ति किस प्रकार से की जाए। तो इसके लिए हमने पढ़ा कि किसी भी वस्तु के अंदर आवेश उत्पत्ति की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हमने कहा आवेशन, और जिस वस्तु के अंदर ये गुणों की उत्पत्ति हो रही है उस वस्तु को हमने कहा आवेशित वस्तु। ठीक है, तो हमने पढ़ा आवेशन। आवेशन का मतलब है किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आवेशन। तो हमने आवेशन की विधियां पढ़ी। कितनी विधियां पढ़ी हमने, 3। कौन कौन सी विधियां थी, नंबर 1 थी घर्षण, नंबर 2 थी चालन, और नंबर 3 थी प्रेरण, जिनको हमने बारी बारी से पढ़ा। घर्षण का मतलब क्या है, घर्षण का मतलब है दो उदासीन वस्तुओं को परस्पर रगड़कर आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, घर्षण। इसकी विशेष बात यह थी कि इसमें चालक, कुचालक तथा अर्धचालक किसी प्रकार के पदार्थ को भी आवेशित किया जा सकता है, चाहे कैसा भी पदार्थ हो, उसको यदि और दोनों उदासीन हो तो उस स्थिति में आवेशित करने की एक ही प्रक्रिया काम में लेते हैं, और वो प्रक्रिया कौन सी है, घर्षण। ठीक है, फिर हमने इसमें एक विशेष बात और देखी कि जो दो उदासीन वस्तुएं हैं उन दोनों उदासीन वस्तुओं पर उत्पन्न आवेश का मान तो रहेगा समान, लेकिन प्रकृति सदैव क्या रहेगी, विपरीत, यानी समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश की उत्पत्ति कौन सी प्रक्रिया में होती है, घर्षण की प्रक्रिया में। फिर हमने 2 प्रकार की और विधियां पढ़ी। एक पढ़ी हमने चालन, एक पढ़ी हमने प्रेरण। चालन और प्रेरण की पहली विशेष शर्त कि इन दोनों विधियों के अंतर
हमारे पास में पहले से एक आवेशित वस्तु होनी चाहिए और दूसरी वस्तु होनी चाहिए उदासीन अथवा अनावेशित। तो किसी भी अनावेशित अथवा उदासीन वस्तु को, किसी भी अनावेशित अथवा उदासीन वस्तु को किसी आवेशित वस्तु द्वारा संपर्क कराते हुए, संपर्कित कराते हुए आवेशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चालन। किसी भी अनावेशित अथवा उदासीन वस्तु को, किसी भी आवेशित अथवा उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु द्वारा संपर्क द्वारा आवेशित कराने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? चालन। इसी प्रकार से यदि आपके पास एक आवेशित वस्तु है, एक है अनावेशित, और आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु को आवेशित तो करना चाहते हैं लेकिन बिना किसी संपर्क के आवेशित करना चाहते हैं, तो यह प्रक्रिया कौन सी कहलाएगी? प्रेरण। तो हमने इन सभी विधियों के बारे में पीछे की क्लास में डिटेल से पढ़ा है। हमने चालन में देखा कि आपके पास जो आवेशित वस्तु है उसके ऊपर जैसा आवेश है वैसा ही आवेश अनावेशित वस्तु पर होगा और दोनों आवेश का मान भी क्या रहेगा? समान। ठीक है। फिर है प्रेरण। प्रेरण विधि में हमने देखा कि विपरीत आवेश की उत्पत्ति होती है। कैसे आवेश की उत्पत्ति होगी? विपरीत आवेश की। और जो प्रेरित आवेश है उसका मान या तो बराबर रहेगा या कम रहेगा, किससे? आवेशित वस्तु के आवेश के बराबर। और विपरीत प्रकृति के आवेश की उत्पत्ति इस प्रेरण विधि के अंदर होती है। तो ये सारी बातें हमने पहले की क्लासों में पढ़ी थी। अब हम ये जो विधियां हैं, तीन प्रकार की, घर्षण, चालन और प्रेरण, इन तीनों विधियों के अंतर्गत हमने इन तीनों विधियों के द्वारा किसी वस्तु को आवेशित तो कर लिया, लेकिन आवेश की गणना कैसे करेंगे इसके ऊपर आधारित मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूं। थोड़ा गौर से इसको समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल रहेगा। इसकी 3-4 स्टेप्स बनेंगी, तो स्टेप वाइज हम इस न्यूमेरिकल को समझेंगे। यदि आप लोगों ने ये एक न्यूमेरिकल समझ लिया है तो बाकी के न्यूमेरिकल करने में इन तीनों प्रकार की विधियों के आधार पर जो भी न्यूमेरिकल है उनको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो थोड़ा गौर से समझना इसको। हाँ भाई देखिएगा, देखो जैसा मैं हमेशा मेरे सब्जेक्ट के लिए कहता हूं कि अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो सबसे पहले आप सवाल की लैंग्वेज को अच्छे से समझिए और उस सवाल के अंतर्गत जो बातें आपको दे रखी हैं वो जो बातें हैं उनको आप अलग से लिख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि सवाल के अंदर हमें क्या क्या दिया हुआ है, उस बात को मैं लिख रहा हूं गिवन, जो हमें दे रखा है। अब देखिए सवाल की लैंग्वेज को पढ़ना क्या है। 0 कूलम, 4 कूलम तथा -20 कूलम आवेश के 3 चालक गोले A, B, C कुचालक स्टैंड पर स्थित है। देखो इस बात का मतलब समझना, हमारे पास 3 गोले हैं जो है चालक यानी किसी भी धातु के बने हुए, इनको नाम दे दिया A, B और C। ठीक है, ये किस पर रखे हुए हैं? कुचालक स्टैंड पर। तो कुचालक स्टैंड पर रखने का फायदा क्या होगा? यदि आप इसे जमीन पर रख दोगे तो इनका जो ये आवेश है वो किस में चला जाएगा? पृथ्वी में। और ये कब उदासीन होंगे, कब आवेशित होंगे, इस बात का हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कि ये ग्राउंड ना हो, अर्थ ना हो, इस बात से बचने के लिए हम इन्हें किसके ऊपर रख रहे हैं? कुचालक स्टैंड पर। ठीक है, तो हमारे पास में कितने चालक गोले हैं? 3, A, B और C। तीनों पर आवेश का मान दिया हुआ है। पहला A पर आवेश कितना है? 0 कूलम। 0 कूलम होने का मतलब क्या है? उदासीन। जितना पॉजिटिव उतना ही क्या हो गया? नेगेटिव, इसलिए इसे बोलेंगे ये हो गया उदासीन। फिर है B पर आवेश कितना है? 4 कूलम। फिर है C पर आवेश कितना है? -20 कूलम। तो हमारे पास में 3 आवेश है, 3 चालक गोलों के 3 आवेश है। तो मैं A गोले के आवेश को दर्शाते हैं Q से। कौन से गोले का है? A का, इसलिए इसके साथ लिख रहा हूं A। QA बराबर कितना है? 0 कूलम। ठीक है, इसी प्रकार फिर है B के आवेश को लिख रहा हूं QB से, और QB बराबर है कितना? 4 कूलम। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे गोले के आवेश को लिख रहा हूं QC बराबर दे रखा आपको, नेगेटिव है तो -20 कूलम। ठीक है, ये हमें दे रखा था, लिख लिया हमने।
चलो आगे पढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है यदि गोले बी को ए से संपर्कित कर पुनः पृथक किया जाए। देखो पहली स्टेप बन गई। सबसे पहले आपको क्या करना है, बी गोले को ए से संपर्कित करना है। ये दो गोले हैं, एक ए और ये हो गया बी, तो दोनों का आवेश दे रखा है। पहला ए का आवेश कितना है 0, बी का आवेश कितना है 4 कूलम। ठीक है, ये तो पड़ा है। अब इनको संपर्कित कराते हैं, पहले तो टच कर देते हैं और फिर दोनों को अलग अलग कर देते हैं वापस से। तो ये पहली स्टेप हो गई। तो मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूं। देखो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, मैं यहां लिख रहा हूं स्टेप नंबर फर्स्ट। पहली स्टेप के अंदर, पहली स्टेप कब बन रही है, जब हम बी को ए से संपर्कित कराकर पुनः पृथक कर देते हैं। तो मैं लिख रहा हूं जब बी को ए से संपर्कित किया जाता है, बी को ए से संपर्कित किया जाता है। ठीक है, देखो संपर्कित करवा रहे हैं और फिर पृथक कर रहे हैं। तो पहली स्टेप के भी दो टुकड़े हो गए। पहला टुकड़ा जब संपर्कित करवा रहे हैं और दूसरा टुकड़ा जब दोनों को पृथक कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले टुकड़े में बात करें कि बी को ए से क्या करवा रहे हैं, संपर्कित। और संपर्कित कौन सी विधि में करवाते हैं, घर्षण में करवाते हैं। एक करवाते हैं चालन में। लेकिन देखो घर्षण में संपर्कित नहीं करते हैं, घर्षण में रगड़ते हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर कौन सी विधि काम में आएगी, चालन। क्यों, क्योंकि धातु के बने हुए गोले चालक गोले हैं, इसलिए धातु के बने होने के कारण कौन सी विधि काम में आ रही है, चालन विधि। तो चलो देखो, जब बी को ए से संपर्कित कराओगे तो दोनों गोले एक तरह से जुड़ रहे हैं, और दोनों गोले जुड़ रहे हैं तो दोनों का आवेश भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो संपर्कित कराने से दोनों गोलों का टोटल आवेश कितना होगा, तो मैं लिख रहा हूं दोनों गोलों के टोटल आवेश को लिख रहा हूं QAB। क्या लिख रहा हूं, QAB। देखो अलग अलग आवेश है QA और QB। अब संपर्कित करा दिया तो दोनों का आवेश जुड़ गया, और जो टोटल आवेश आ रहा है उससे मैं किससे दर्शा रहा हूं, QAB से। टोटल आवेश कैसे ज्ञात करेंगे, आवेशों के बीजगणितीय योगफल के नियम से। आवेशों का बीजगणितीय योगफल कहता है कि दोनों गोलों के आवेश को जोड़ दो। तो क्या हो गया, QAB बराबर हो गया किसके, QA प्लस QB। दोनों का आवेश आपके पास पड़ा है। ठीक है, बीजगणितीय योग करना है। बीजगणितीय योग का मतलब है चिन्ह के साथ योग करना है। तो दोनों का आवेश रख दो चिन्ह के साथ। QAB बराबर होगा, कैसे ज्ञात करेंगे, QA बराबर कितना है 0 प्लस QB बराबर कितना है 4। तो 0 में 4 को जोड़ा तो कितना कूलम हो गया, 4 कूलम। समझ में आई बात आपको, कि जब हमने बी को ए से संपर्कित कराया तो टोटल आवेश हो गया कितना, 4 कूलम, क्योंकि दोनों का आवेश जुड़ गया। लेकिन संपर्कित ही नहीं कर रहे हैं, फिर वापस से क्या कर रहे हैं, पृथक भी कर रहे हैं दोनों को। तो इसी पहली स्टेप का दूसरा टुकड़ा मैं यहां लिख रहा हूं, क्या होगा, पहली स्टेप का दूसरा टुकड़ा, जब बी व ए को पृथक किया जाता है, पृथक किया जाता है। तो पृथक करेंगे तो ये जो आवेश है वो वापस से बंट जाएगा। कितने भागों में बटेगा, 2 भागों में, क्योंकि 2 टुकड़े बन रहे हैं एक तरह से, एक ए और एक बी। अब कौन से गोले के हिस्से में कितना आवेश आएगा, इस बात का पता चलेगा हमें गोले के आकार से। तो आकार के बारे में कहीं पढ़ो, ये पढ़ा, कैसा आकार है, समान आकार है। इसका मतलब टोटल आवेश है वो भी समान भागों में बटेगा। कितने भागों में बटेगा, 2 भागों में। तो आधा आधा बन जाएगा दोनों पर। तो क्या लिखेंगे, इसलिए मैं इधर लिख रहा हूं जब पृथक कर रहे हैं। देखो जब हमने स्टार्टिंग में गोलों को लिया था तो पहले गोले का आवेश था QA, दूसरे का था QB, फिर जोड़ दिया, संपर्कित कराया तो टोटल आवेश हो गया QAB। अब पृथक कर रहे हैं तो आवेश बदल जाएगा, और बदले हुए आवेश को लिख रहा हूं QA। पहले गोले का बदला हुआ आवेश क्या हो गया, QA डैश, जो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, टोटल आवेश का आधा। टोटल आवेश कितना है, QAB। तो यहां लिख दिया QAB, और आधा निकालने के लिए किसका भाग दे दिया, 2 का। तो QAB का मान आपके पास पड़ा है कितना है, 4 कूलम पॉजिटिव है, और बटा 2 बराबर कितना हो गया, प्लस का 2 कूलम। ठीक है, इसी प्रकार अब दूसरे गोले पर आवेश निकालना है।
तो दूसरे गोले का बदला हुआ आवेश क्या हो गया, क्यू बी डैश बराबर वही टोटल का आधा, तो टोटल हो गया क्यू ए बी और आधा करने के लिए किसका भाग लगा दिया, 2 का। तो रखिए मान 4 कूलाम बटा 2 बराबर वही प्लस का 2 कूलाम। ठीक है, ये आपकी पहली स्टेप कंप्लीट। देखिएगा दोबारा गौर से, हमने क्या कहा, 3 गोले, तीनों गोलों का आवेश दे रखा है, उन तीनों गोलों को कुछ अलग स्टैंड पर रख रखा है। फिर हमने सबसे पहले बी को ए से संपर्कित किया, बी को ए से संपर्कित करते ही चालन विधि काम में आ गई। चालन विधि काम में आते ही टोटल आवेश निकाला। टोटल आवेश कितना हो गया, क्यू ए बी, जो किसके बराबर हो गया, दोनों गोलों के आवेशों के योग के बराबर। तो टोटल आवेश आया 4 कूलम। फिर संपर्कित करके हमने पुनः पृथक कर दिया, अलग अलग कर दिया, अलग अलग किया, तो दोनों गोलों के हिस्से में कुछ कुछ आवेश आएगा। कुछ कुछ कितना आया, पहले गोले के हिस्से में आ गया क्यू ए डैश, दूसरे गोले के हिस्से में क्यू बी डैश। आकार समान है इसलिए टोटल का आधा आधा दोनों गोलों के हिस्से में आ गया। तो शुरुआत में पहले गोले पर आवेश था क्यू ए, दूसरे पर था क्यू बी। जब पहली स्टेप कंप्लीट हुई तो पहले गोले के हिस्से पर आवेश हो गया क्यू ए डैश और दूसरे गोले के हिस्से पर हो गया क्यू बी डैश। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, यहां से पढ़ो। उसके पश्चात गोले सी को क्रमशः ए व बी से संपर्कित कराते हुए सभी को पृथक पृथक रख देते हैं। दूसरी स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, दूसरी स्टेप में सी गोले को पहले तो ए से संपर्कित करा के पृथक करते हैं, फिर बी से संपर्कित करा के पृथक करते हैं, और फिर पूछा जा रहा है तो समान आकार के तीनों गोलों पर अंतिम आवेश की गणना करो। तो अंतिम आवेश तो जब पूरी स्टेप कंप्लीट हो जाएंगी तब आएगा। अब अगली स्टेप में क्या करेंगे, अगली स्टेप में सी को पहले ए से संपर्कित कराएंगे और उसके बाद में पृथक कर देंगे। तो इसी तरह से आपको स्टेप काम में लेनी है। तो मैं लिख रहा हूं स्टेप नंबर सेकंड। सेकंड स्टेप में क्या है, कब काम में आ रही है, जब सी को ए से संपर्कित करते हैं। सेकेंड स्टेप के भी 2 टुकड़े होंगे, एक तो संपर्क के और एक पृथक के। संपर्कित करते हैं, ठीक है, तो वही बात, वही मेथड, संपर्कित कराएंगे तो आवेश जुड़ जाएगा। टोटल आवेश को अब की बार किस किस को संपर्कित कर रहे हैं, सी और ए को। तो टोटल आवेश लिख रहे हैं क्यू सी ए बराबर होगा, किसके बराबर होगा, दोनों आवेशों के योग के बराबर। क्या होगा, क्यू सी प्लस क्यू ए। रख दीजिए मान, देखना क्यू सी को तो पहली बार ही संपर्कित कर रहे, तो पहली बार संपर्कित करें तो सी पर आवेश कितना है, माइनस का 20 कूलाम, चिन्ह के साथ योग करना है, तो माइनस का 20 कूलाम प्लस ए से संपर्कित कर रहे हैं, तो ए को सी से संपर्कित करने से पहले हम बी से संपर्कित कर चुके हैं पहली स्टेप में, इसलिए ए का आवेश 0 ना होकर बदल चुका था, कितना हो गया था, क्यू ए डैश। तो यहां क्यू ए ना आकर क्या आएगा, क्यू ए डैश। क्यू ए डैश का मान कितना है, प्लस का है 2 कूलाम। सरल कर दो, क्यू सी ए बराबर माइनस के 20 प्लस के 2, क्या बचा, माइनस का 18 कूलाम। ठीक है, अब इनको संपर्कित तो कर दिया, अब वापस से पृथक करेंगे। तो वापस लिख रहा हूं, जब सी व ए को पृथक किया जाता है, पृथक किया जाता है, सी और ए को पृथक करेंगे तो वही आकार समान होने के कारण टोटल आवेश का आधा आधा बढ़ जाएगा। तो एक तो सी पर आवेश बदलेगा और एक ए पर। तो पहले सी पर निकाल लेते हैं। सी का बदला हुआ आवेश, देखो यहां तो था क्यू सी और कहीं काम में नहीं आया, तो यहां मान लिया हमने क्यू सी डैश बराबर होगा किसके बराबर, टोटल आवेश का आधा। टोटल आवेश क्यू सी ए बटा 2, क्यू सी ए का मान कितना है, माइनस का 18 और फिर बटा 2 बराबर माइनस का 9 कूलाम। ये तो सी पर बदला हुआ आवेश। फिर ए पर बदला हुआ आवेश, ए का भी निकालना है, तो ए पर बदले हुए आवेश को क्या लिखेंगे, क्यू ए। देखो शुरुआत में था क्यू ए, फिर बदला, क्या हो गया, क्यू ए डैश, फिर बदल रहा है यहां पर, तो अब की बार मान लिया हमने क्यू ए डबल डैश। क्यू ए डबल डैश का मान क्या होगा, टोटल आवेश का आधा, वही तो टोटल आवेश क्या है, क्यू सी ए, फिर आधा करने के लिए बटा 2, तो बराबर क्यू सी ए का मान माइनस 18 कूलाम
फिर बटा 2 बराबर माइनस का 9 कूलम। ठीक है, तो दोनों का ये दूसरी स्टेप होगी जब C को A से संपर्कित किया और पृथक किया। अब इसी प्रकार C को किससे संपर्कित कर रहे हैं? B से, और फिर वापस से पृथक कर रहे हैं, तो तीसरी स्टेप बन गई। तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा स्टेप नंबर 3। तीसरी स्टेप के वही दो टुकड़े, एक तो संपर्कित करने पर और एक बार वापस से पृथक करने पर। तो मैं क्या लिखूंगा, जब C को किससे? B से संपर्कित करते हैं तो वही टोटल आवेश क्या होगा, QCB। C और B को करें तो यहां नंबर लिख दिया C और B, QCB बराबर QC प्लस QB। अब देखो यहां पर आपको अच्छे से चेक करना है, QC आएगा या QC डैश आएगा, QB आएगा या QB डैश आएगा। देखना, सबसे पहले ये QC था यहां स्टार्टिंग में, फिर सेकेंड स्टेप में C को हमने इससे संपर्कित किया तो C का आवेश बदलकर कितना हो गया, QC डैश। तो इस C का अंतिम आवेश अभी दूसरी स्टेप के बाद में क्या बना, QC डैश, और तीसरी स्टेप में दोबारा काम में आ रहा है तो ये सेकेंड स्टेप का आवेश क्या हो गया, QC डैश। इसी प्रकार B की बात करते हैं तो शुरुआत में B पर आवेश था ये रहा QB, फिर फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने इसको संपर्कित किया, इसका आवेश बदल गया, बदलकर कितना हो गया, QB डैश। तो अब हमारे काम का ये नहीं है, हमारे काम का ये वाला हो गया क्योंकि आवेश बदल चुका है। ठीक है, तो यहां QB की जगह क्या आ गया, QB डैश रख दीजिए। मान क्या होगा, QCB बराबर QC डैश का मान ढूंढिए, माइनस का 9 कूलम, माइनस 9 कूलम प्लस QB डैश, QB डैश का मान है प्लस का 2 कूलम, प्लस का 2 कूलम। तो QCB बराबर माइनस के ज्यादा है प्लस के कम है तो माइनस का 7 कूलम। ये टोटल आ गया जब C और B को संपर्कित किया। अब वापस से पृथक करेंगे तो हम लिख रहे हैं जब C व B को पृथक किया जाता है। तो पृथक करेंगे, दोनों का आकार समान है तो टोटल आवेश बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो वही QC, अब C के हिस्से में कितना आएगा, तो देखो शुरुआत में QC था, यहाँ QC डैश बन गया, फिर बदल रहा है तो अब की बार मान लिया QC डबल डैश बराबर होगा टोटल का आधा। टोटल है QCB बटा 2, QCB का मान माइनस का 7 कूलम और फिर बटा 2, माइनस 7 में भाग दिया तो माइनस का 3.5 कूलम। ये C के हिस्से में आ गया। इसी प्रकार B के हिस्से में बदला हुआ आवेश क्या होगा, तो B के हिस्से का बदला हुआ आवेश देखते हैं, QB बराबर क्या होगा। देखना इधर शुरुआत में था QB, फिर पहली स्टेप के बाद में B का आवेश बदल कर क्या हो गया, QB डैश, फिर दूसरी स्टेप में B कहीं नहीं है, फिर तीसरी स्टेप में B पर फिर से बदल रहा है तो अब की बार बदले हुए आवेश को लिखेंगे QB डबल डैश अंतर करने के लिए। तो वही QB डबल डैश बराबर टोटल का आधा, टोटल है QCB और बटा 2, मान रख दीजिए QB डबल डैश बराबर QCB का मान है माइनस 7 कूलम, माइनस 7 कूलम बटा 2, तो QB डबल डैश बराबर माइनस 7 में 2 का भाग दिया माइनस का 3.5 कूलम। ठीक है, अब देखो सवाल में क्या पूछ रहा है, समान आकार के तीनों गोलों पर अंतिम आवेश की गणना करो। ठीक है, तीनों गोलों पर अंतिम आवेश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले A की बात करते हैं, देखते जाना। शुरुआत में A पर आवेश था 0 कूलम, फिर पहली स्टेप में A काम में आ रहा है तो 0 कूलम से बदलकर A पर कितना बन गया, QA डैश, जो कितना है 2 कूलम। फिर दूसरी स्टेप में दोबारा A काम में आ रहा है तो यहां तक तो आएंगे, फिर यहां तक पहुंचने के बाद में रुके नहीं है, दूसरी स्टेप में भी A पर दोबारा बदल रहा है, बदलकर A पर कितना हो गया, QA डबल डैश, जो कितना है माइनस का 9 कूलम। तीसरी स्टेप में A कहीं काम में नहीं आ रहा है तो A पर अंतिम आवेश कितना हुआ, QA डबल डैश। तो मैं लिखूंगा A का अंतिम आवेश QA डबल डैश बराबर कितना हो गया, माइनस का 9 कूलम। ठीक है, इसी प्रकार B और C का ढूंढो। देखो B पर शुरुआत में कितना था, 4 कूलम, फिर पहली स्टेप में B काम में आ रहा है और B पर आवेश बदलकर कितना हो गया, QB डैश, जो कितना है 2 कूलम।
फिर दूसरी स्टेप में बी कहीं नहीं है, लेकिन तीसरी में फिर से काम में आ रहा है बी, तो बी पर बदल कर कितना हो गया क्यू बी डबल डैश, जो कितना है माइनस का 3.5 कूलम, जो अंतिम है। तो इसलिए बी का अंतिम आवेश क्यू बी डबल डैश बराबर माइनस का 3.5 कूलम। फिर सी पर देखो, सी पर शुरुआत में माइनस का 20 कूलम, पहली स्टेप में सी कहीं काम में नहीं आ रहा है, दूसरी में आ रहा है, तो माइनस 20 कूलम से बदल कर कितना हो गया क्यू सी डैश, जो कितना है माइनस 9 कूलम। फिर तीसरी स्टेप में सी फिर से काम में आ रहा है, फिर बदल गया, बदल कर कितना हो गया माइनस का 3.5 कूलम। तो सी का अंतिम आवेश क्यू सी डबल डैश बराबर माइनस का 3.5 कूलम। ये तीनों आवेश, ये तीनों गोलों के ऊपर उपस्थित अंतिम आवेश। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा और सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे, तो बाकी के जो क्वेश्चन है उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू।